एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। क्रिसिल नाम से एक रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल। ये क्रिसिल नाम की रेटिंग एजेंसी असल में अमेरिका की वो तीन बड़ी अम्माएं, अगर आपको याद हो, तीन बड़ी अम्माओं में एक का नाम है मूडीज, एक का नाम है फिच, एक का नाम है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की भारत में जो ब्रांच है उसका नाम है क्रिसिल। उस क्रिसिल ने हाल ही में कहा है, क्या कहा है? क्रिसिल ने कहा है कि भारत के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो संख्या है ये मार्च तक बढ़ जाएगी, 8 से 9% तक हो जाएगी। तो आज हम इकोनॉमी का ये कंसेप्ट सीखने वाले हैं कि आफ्टर ऑल ये होता क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है। क्रिसिल नामक रेटिंग एजेंसी ने जो एनपीए के बारे में चर्चा की है, तो आज हम आपको एनपीए बताते हैं। इस आधार पर ग्रॉस एनपीए बैंक का 8 से 9% हो जाएगा, क्रिसिल का कहना है। कल भी हमने इकोनॉमी का एक बहुत शानदार कंसेप्ट सिखाया था। हमने आपको कंसेप्ट के अंदर बताया था कि महंगाई क्या होती है। कल इकोनॉमी का वो कंसेप्ट बच्चों को बहुत पसंद आया। दुर्भाग्यवश हमने कल के आरएनए के अंदर कुछ ऐसा वीडियो यूज कर लिया था जो कि गलवान वैली इंसिडेंट का था, जिसे YouTube ने एज रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है। YouTube ने उसे कह रखा है कि 18 साल से कम उम्र के लोग इसे नहीं देख सकते। इस कारण से जिन लोगों ने YouTube पर अकाउंट नहीं बना रखा था वो कल वाला हमारा वो वीडियो नहीं देख पाए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखते हैं, अदरवाइज हम कटवा के उसे अलग से डलवा देंगे। इकोनॉमी का एक बेहतरीन कंसेप्ट कल हमने सिखाया था। आज हम दूसरा कंसेप्ट आपको इकोनॉमी का सिखाने जा रहे हैं, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या है, क्यों ये बढ़ते हैं, कैसे इन पर कंट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि करंट पे चर्चा में है, इसीलिए हम इसके बारे में आपके सामने चर्चा को करते हैं। ठीक है, हाँ जी, 8 से 9% इंक्रीज होने की बात है। तो एनपीए होता क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। साथियों, असल में अगर आपने किसी से लोन लिया, आपने अगर किसी से लोन लिया और आप लोन नहीं चुका पाए, तो आपके प्रकार आप उसको इस प्रकार से मानते हैं कि यार लोन नहीं चुका पाया तो हो सकता है उसको बैंकरप्ट कह दिया जाए, है ना, उसको दिवालिया घोषित कर दिया जाए कि साहब ये तो अब चुका नहीं पा रहा है, इंसॉल्वेंट कह दिया जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक बड़ा सवाल बनता है कि सर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जब ये दो टर्म ऑलरेडी हैं तो फिर एनपीए क्या है? क्योंकि आप किसी को पैसा ना चुका पाने पे कह सकते हो ना कि वो बैंकरप्ट हो गया है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है। तो फिर ऐसा क्यों है, एक नया शब्द क्यों यूज किया जाता है, मैं आपको बताता हूं। असल में बैंकिंग के अंदर दो ही प्रकार के एसेट्स होते हैं। ये तो हमने बना रखे हैं इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट कंसेप्ट। बैंकिंग में दो ही कंसेप्ट होते हैं, दो ही मतलब एसेट्स होते हैं। एक एसेट होता है परफॉर्मिंग एसेट और एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पहले समझिए इसका मतलब। बैंकिंग के अंदर दो ही प्रकार के एसेट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है परफॉर्मिंग, अब आप पूछेंगे परफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है सर, अभी बताता हूं। और दूसरा होता है नॉन परफॉर्मिंग, जिसे आप देख रहे हैं। असल में क्या होता है साथियों, बैंक को पैसा मिलता कैसे है, बैंक की कमाई क्या है? साथियों, बैंक की कमाई है आपको दिया गया लोन। आपको जो लोन दिया गया है उस पर जो इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हैं या जो किस्त आप जमा करा रहे हैं, असल में वही बैंक की कमाई है। तो अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया या फिर बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लेने पर आपने जो किस्तें चुकाई वो किस्तें ही बैंक की नजर में परफॉर्मिंग एसेट है। फिर आप पूछेंगे नॉन परफॉर्मिंग क्या है? नॉन परफॉर्मिंग है कि यदि आपने किस्त नहीं चुकाई तो नॉन परफॉर्मिंग है। अब आप पूछेंगे किस्त नहीं चुकाई, कभी कभार देर भी तो हो सकती है सर। मान लीजिए हमारी तनख्वाह ही नहीं आई, हमने 5 तारीख की ईएमआई कटाने की डेट रख रखी है, तनख्वाह 10 तारीख को आई, तो क्या हम एनपीए हो जाएंगे क्या? हमने कहा नहीं होंगे। इसीलिए आरबीआई ने गाइडलाइंस बना रखी हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपनी किस्तें 3 महीने तक ना चुका पाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अपनी किस्तें 3 महीने तक रोक ली, आप 3 महीने तक ईएमआई नहीं दे पाए, प्रिंसिपल जमा नहीं करा पाए, तभी जाकर के आपको दिया गया लोन बैंक की नजर में एनपीए कहलाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, फिर आप पूछेंगे तो यदि 3 महीने तक चुकाने के बाद में मैं चौथे महीने भी नहीं चुकाया, मैं 5वें महीने भी नहीं चुकाया, फिर क्या होगा? तो फिर इन एनपीए को, यानी पहले तो एनपीए डिसाइड हो गया, इसके बाद में इन एनपीए को 3 भागों में बांटा गया। किन 3 भागों में बांटा गया, ध्यान से सुनिए। अब अगर आपने अपना एनपीए यानी कि आपने अपनी ईएमआई 3 महीने तक नहीं चुकाई, अब 3 महीने से आपका समय 3 से 12 महीने वाली रेंज में चला गया, यानी कि आपने चौथे महीने भी नहीं चुकाई।
तो ऐसे एनपीए को बैंकिंग की भाषा में सब स्टैंडर्ड एनपीए कहा जाता है। यानी 12 महीने से पहले पहले आपने ईएमआई नहीं चुकाई, आपने आज लोन लिया, 3 महीने निकल गए, 4 निकल गए, 5 निकल गए, ऐसे करते करते 12वां महीना आने वाला था, उससे पहले तक आपने ईएमआई नहीं चुकाई, यानी आपका लोन जो है वो 12 महीने से पहले पहले तक लोन नहीं पाया, चुकाया नहीं आपने, उसको सब स्टैंडर्ड एनपीए कहा जाता है। दूसरी चीज क्या होता है, फिर होता है डाउटफुल एनपीए। डाउटफुल एनपीए का मतलब होता है आपने अब 12 महीने के बाद भी आपने ईएमआई नहीं चुकाई, दैट इज नॉन एज डाउटफुल एनपीए। और आपने 12 महीने के बाद भी नहीं चुकाई, अब बैंक खुद से निर्णय लेती है, क्या भैया पैसा डूब गया, क्या वापस नहीं आएगा, क्या सारी तिगड़म लगा ली, अपनी तरफ से लोग भेज लिए, घर पर धमकाने वाले भेज लिए, लोग मंगाने वाले भेज लिए, शिकायतें कर ली, कोर्ट केस कचहरी सब हो गया, पैसा देने वाला पार्टी नहीं आ रही, उसे कहां डाल दिया जाता है, लॉस एसेट में डाल दिया जाता है। तो कितने प्रकार का एनपीए हो गया, 3 प्रकार का, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और निकलता है, बोले सर एक बात बताइए, क्रिसिल ने ऐसा क्यों कहा कि भारत की बैंकों के पास में 8 से 9% एनपीए हो जाएगा। मतलब यह है कि जितना वो पैसा अपने पास में एसेट के रूप में रखी हुई है, उसका 8 से 9% जो एसेट है, यानी कि मान लीजिए कोई बैंक जो है वो 10 मतलब एक प्रकार से 100 रुपए लोन पर दिया था, उसके 9 रुपए वापस नहीं आने वाले, ऐसा क्यों कहा क्रिसिल ने। क्या कोई कंसेंट को मतलब कोई कोई इसके पास लॉजिकल पॉइंट है, बिल्कुल है। आप सबको पता है, आप सबको पता है कोरोना एक ऐसा पॉइंट है जिसके चलते हुए बहुत से लोगों ने लोन लिया था, लेकिन वो लोन चुकाने की स्थिति में नहीं रहे, वो सब चीजें बैंकिंग के अंदर एनपीए में चली जाएंगी। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव साइन इसमें क्या है, अब आप वो भी समझ लीजिए। पॉजिटिव साइन ये है कि जब कोरोना नहीं था 2018 में, जब कोरोना नहीं था उस समय भारत के अंदर जो एनपीए था ये 11.5% था। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, आप इधर देखिएगा, 2018 में जो एनपीए है ये 11.5% तक पहुंच गया था। उसके बाद भी हम 2019 और 20 में कोरोना की गिरफ्त में रहे, उसके बावजूद भी हमारा एनपीए जो मार्च 2021 में 7.5% तक आ गया था, वो 8.8 से 9% के बीच में बढ़ने वाला है। एक प्रकार से हम उतनी विकट परिस्थिति में नहीं हैं जितने पहले रह चुके हैं। फिर आप पूछेंगे सर तो एक बात बताइए, एनपीए बढ़ते क्यों हैं? बहुत बड़े बड़े कारण हैं। क्या सर बैंक वालों को नहीं पता होता क्या कि ये पैसा नहीं लौटाएगा? बेटा नहीं पता होता। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनको मैंने पैसा दिया, अब वो एनपीए हो गया है। एनपीए हो गया है का मतलब ये हो गया कि मैं मांगना भूल चुका हूं कि अब रहने दो भैया, बहुत हो गया, पैसा वापस नहीं आने वाला, और मेरा मतलब लंबा पैसा चला गया। क्यों? क्योंकि इस परिस्थिति में अगर आप किसी की मदद नहीं करते तो चिंता यह है कि वो उसको कोई शारीरिक क्षति ना हो जाए, क्योंकि पूरा पूरा कई हमारे बहुत करीबी, आपके भी ऐसे बहुत करीबी रहे होंगे जिन्हें कोरोना ने पूरी तरह छत विच्छत करके फेंक दिया, जो एक बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जीते होंगे, आज कोरोना ने उनकी हालत इतनी खराब कर दी, उनके प्रोजेक्ट्स में पैसा अटक कर रह गया, वो पैसा वापस निकल ही नहीं रहा है। आप ऐसे लोगों की मदद नहीं करेंगे तो अंदर से गिल्ट फीलिंग आती है। आपका ये तो हुआ गिल्ट फीलिंग का। बैंक क्या करे, बैंक भी बेचारी क्या करे, 2019 से पहले जिसका उन्होंने अकाउंट देखा कि ये अकाउंट में इतने रुपए रखता है, उसको लोन दे दिया। अब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर आप चलते चलिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में किसी ने बैंक से लोन लिया कि साहब देखिए मेरी ऑलरेडी जो इतनी वर्थ है उसके आधार पर मुझे 10 करोड़ या 20 करोड़ का लोन दे दो। आपने 10-20 करोड़ का बैंक ने लोन दे दिया। भाई साहब कोरोना आया और 2 साल के अंदर एक भी मकान बिका नहीं उस भाई का जो बनाया उसने। तो भाई कोरोना के चक्कर में पूरा 2 साल में ये तो लॉस एसेट में भी काउंट हो गया। क्यों? क्योंकि लोन की किस्तें वापस नहीं आ रही। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो समय कोरोना वाला आया इसने बहुत सारे एसेट्स को एनपीए डिक्लेयर करवा दिया। लेकिन क्या सर उससे पहले 11.5% का एनपीए कोरोना के कारण था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सरकारें जो है ना वो कई बार खुद बहुत बड़ी दातार हो जाती हैं। दातार से मतलब क्या होता है बताते हैं। आपने कई बार चुनाव प्रचार में पॉलिटिकल पार्टियों को कहते हुए सुना होगा, क्या कहते हुए सुना होगा कि चिंता मत करिए, सरकार में आए तो लोन माफ करवा देंगे। और कई राज्यों में तो सरकारें इसलिए चुनकर आ जाती हैं क्योंकि हमें यह खुशी होती है कि इस पार्टी ने वादा किया है कि एक बार अगर आ गए जीत करके तो लोन माफ करवा देंगे।
भैया वो लोन किसने दिया? क्या आपने दिया था? उस राजनीतिक पार्टी ने दिया था जो बयानवीर हो रखी थी? कोई सी भी पार्टी हो, उसने लोन थोड़ी दिया था भाई। पैसा हमारा था यार, आपका हमारा, जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से बैंकों तक पहुंचाया है। आप हमारे जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं, हमसे ही कहते हैं चिंता मत करिए। अरे तो यार वो हमारा पैसा है भाई, आप उस पर बयानवीर हो गए और बैंक से आपने एक आदेश देके ये कह दिया कि इनसे पैसे लेने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हम सरकार में है, जनता ने हमें चुन के भेजा है। तो ये तो बहुत बड़ी एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी है। इसमें क्या होता है, वो बैंक जो अभी तक उम्मीद कर रही थी कि ये यहां से धन आएगा, वापस लोन आएगा, वो लोन चुकना बंद हो गया, वो तुरंत एनपीए में काउंट हो गया। अब आप इस समय के इलेक्शन याद कर लीजिए, केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी, सब याद आ जाएंगे आपको। हमारे राजस्थान में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, सब राज्यों ने एक लहर सी चल गई थी, लोन माफ कर देंगे, लोन माफ कर देंगे, हो गया था। बैंकों के ऊपर कर्ज बढ़ गया कि भाई अब पैसा ही नहीं आएगा तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, मस्त रहिए। फिर बैंकों ने कहा कि साहब ऐसे नहीं चलेगा, हमको तो जवाब देना है, हमने किसी का पैसा ले रखा है, उसको कैसे लौटाएंगे? तो बोले चिंता मत करो, आपके कर्ज को हम काउंट नहीं करेंगे, राइट ऑफ कर दो इसे। तो बोले ये नीचे कैसे आया? नीचे कैसे आया, इसका मतलब ये है कि आप अपनी किताबों में मत दिखाओ। देखो बैंकिंग के अंदर एक चक्कर है, बैंकिंग में चक्कर क्या है मैं आपको वो भी सिखाता हूं। बैंक के पास अगर मान लीजिए 100 रुपए थे, उस 100 रुपए की देनदारियों में से उसने 10 रुपए का मान लीजिए एनपीए कर लिया। अब 10 रुपए एनपीए में चल रहा है ना, तो बैंकिंग में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेसल नॉर्म्स के माध्यम से यह कहा जाता है कि अगर आपका 10 रुपया वापस नहीं आ रहा है तो आपको 10 रुपए रिजर्व में रखने हैं, 10 रुपया रिजर्व में रखना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मान लो कि मैंने बीइंग ए बैंक किसी को 10 लाख रुपए दिए, अब मेरे 10 लाख तो डूब गए, मेरे पास कुल मान लीजिए 1 करोड़ रुपए थे, मैंने 10 लाख किसी को लोन में दिए, अब वो तो आ नहीं रहे। अब जब तक वो नहीं आ जाएंगे तब तक बीइंग ए बैंक मैं अपने अगले 10 लाख को किसी को नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? अब इसके पीछे कारण बताता हूं। असल में बैंकिंग की परिभाषा में आपको जो कुल एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, उसकी कुछ ही परसेंटेज होती है, जैसे 40% है या किसी को 50% है या 60% है, केवल उतना ही आप लोन दे सकते हो। अब जब आप उतना ही लोन दे सकते हो, 10% पहले ही डूब गया, अब आपको सुरक्षा के नाम पर 10% और दबाना पड़ गया कि पैसा डूब गया, अब क्या करें? ऐसी स्थिति में एक डूबा हुआ लोन आगे आने वाले लोन को भी मार्केट में उतरने नहीं देता। सरकारों ने इन बैंकों से कहा चिंता मत करो, हम आपका एनपीए आपकी अकाउंट में दिखाएंगे ही नहीं। इसे कहते हैं राइट ऑफ करना। अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले इस पे बहुत विवाद हुआ था। भारत सरकार ने बहुत बड़े बड़े मतलब जो इंडस्ट्रीज थी उनके लोन राइट ऑफ कर दिए थे। राइट ऑफ कर दिए थे तो विवाद ये हो गया कि लोन माफ कर दिए, लोन माफ कर दिए। नहीं भाई, लोन माफ नहीं किए थे, लोन को उस बैंक की एक्सेल शीट से हटा के अलग रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि एक्सेल शीट में रखने का मतलब यह था कि उतना ही पैसा, मान लीजिए 10,000 करोड़ किसी एक्स कंपनी ने कर्ज ले रखा है, तो 10 का प्लस 10 यानी कि 20,000 करोड़ बैंक का लॉक हो गया। तो राइट ऑफ करने का मतलब है कि आपके यहां पर उसे एनपीए नहीं दिखाया जाएगा। तो अगर हमारे देश में ये एनपीए कम भी हुआ तो ये एनपीए कम इसलिए नहीं हुआ कि देश में कर्ज वापस मिलने लग गया, नहीं, सरकारों ने राइट ऑफ कर दिया था। और ये राइट ऑफ जो है ना, इसके कारण हमारे यहां पर सारी की सारी दिक्कतें हुई थी। एनीवे, फिलहाल के लिए आपको ये राइट ऑफ इफेक्ट भी समझ में आ गया है जो मैंने आपको बता दिया। अब की वर्तमान की स्थिति क्या है? तो फिर आप पूछेंगे सर वो राइट ऑफ वाला पैसा तो वापस आएगा ही नहीं, फिर क्या करेंगे? तो भाई वो राइट ऑफ वाला पैसा वापस आता है, उसके लिए भारत ने हाल ही में बैड बैंक का निर्माण किया है। अगर आपको याद हो तो हमारी टेक्निकल टीम से एक्चुअली क्या है कि मैं अब इतने सारे कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं कि टेक्निकल टीम कहेगी आप इतने सारे वीडियो कमेंट बॉक्स में लगवा देते हो। मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रखा है बैड बैंक के नाम से, भारत का पहला बैड बैंक, गूगल कर लीजिएगा, है ना। भारत ने बनाया अपना पहला बैड बैंक। वो बैड बैंक यही काम करेगा, वो जो राइट ऑफ होकर के एनपीए गए थे उन्हें वो परचेज कर लेगा बैंक से और उस बैंक को उसका एक लमसम पैसा पकड़ा देगा ताकि बैंक की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से एनपीए में कमी ला जा सकेगी। सबसे ज्यादा एनपीए कब हुए? 2004 से 9 के बीच में भारत ने ग्रोथ जो है वो बहुत तेजी से पकड़ी थी। यानी भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 8-9% की तमातम रफ्तार से चल रही थी। उस समय पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने बड़ा बड़ा लोन लिया। लोन से मतलब है कि सड़क के अंदर, रोड, सड़क के अंदर, रेलवे के अंदर, पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर, सबने कहा भाई लाओ पैसा दो, हम ये काम कर देंगे, हम ये काम कर देंगे। बूम आया था इंडिया में। जब वो बूम आया था उस समय लोन तो ले लिया, लेकिन बाद में भूमि अधिग्रहण का चक्कर पड़ गया कि कभी लोन, कभी एनवायरमेंट का चक्कर पड़ गया या सरकार बदलने का चक्कर
चक्कर पड़ गया, जो भी हुआ, वो उस समय उन लोन को चुका नहीं पाए। तो सबसे बड़ा जो एनपीए में वृद्धि हुई थी भारत की, वो 2005 से 9 के समय में हुई थी, क्योंकि उस समय पर जो लोन लिए गए थे विकास के नाम पर, उन विकास के नाम पर लोनों को समय पर नहीं चुका पाया गया था। तो उसमें कहा गया था कि भारत के अंदर फाइनेंशियल मैच्योरिटी की कमी थी। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दी हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ।